यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, आज हम आपको व्यावसायिक कुक्कुट पालन एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी करवाने जा रहे हैं। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुक्कुट पालन नगदी व्यवसाय कहा जाता है और बाज़ार में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। इसलिए आपको कृषि के साथ साथ कुक्कुट पालन भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु पोषण विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाइयों, आज हम आप लोग के बीच बात करेंगे कि कुक्कुट व्यवसाय कैसे करते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आज हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने झारखंड के किसान भाई बहनों को कुक्कुट पालन के बारे में जानकारी करवाएं। तो आपसे सबसे पहले हमारे झारखंड के किसान भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि कुक्कुट पालन क्या है। कुक्कुट एक पालतू पक्षी है जिसका हम उपयोग मीट पर्पस के लिए या फिर अंडा के लिए करते हैं। अच्छा। और इससे जो है नकदी हम शहर में जाके बेच सकते हैं या फिर अपना जो है घर में जैसे प्रोटीन का न्यूट्रिशन को जो है पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन भी नहीं होगा और कमाई भी जो है किसान को जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि कृषि के साथ साथ जो है ये कुक्कुट पालन जो है एक सहायक बिजनेस है, ये व्यवसाय है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, यदि आपसे हम सीधे शब्दों में पूछें, लोगों को कुछ मन में जो शक है उसको थोड़ा हम चाहते हैं दूर हो जाए। जी जी। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन और पोल्ट्री फार्म, इसमें काफ़ी समानता नज़र आती है, दिखती है। तो लोगों का जो यदि मन में कुछ भ्रम है या इसके बारे में जो कुछ जानकारी है उसके बारे में बताइए। हाँ, सही बोले आप। जैसे कि कुक्कुट एक तरह का जो है पालतू पक्षी का ग्रुप है ये। अच्छा अच्छा। जिसका हम उपयोग करते हैं अंडा और मीट के लिए। अच्छा। इसके अंतर्गत जैसे कि आपका चिकन आ गया, आपका जैसे कि पिजन्स कबूतर हो गया, डक हो गया, गीज हो गया, बटेर हो गया, तीतर हो गया। अच्छा। ये सब सभी बर्ड्स जो है कुक्कुट के अंतर्गत आ गया, सम्मिलित पूरे हो गए। हाँ, सम्मिलित आ गया। और इसी को हम इंग्लिश में पोल्ट्री बोलते हैं, जो कि डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स का एक ग्रुप है। अच्छा अच्छा। और मुर्गी इसका एक उदाहरण है, जो कि मुर्गी पालन। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह से आप इसमें अंतर कर सकते हैं। तो यही भ्रम लोगों के बीच में था कि कुक्कुट पालन क्या है, मुर्गी पालन और पोल्ट्री, थोड़ा सा इसलिए जो समानता होनी चाहिए थी और आपने बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को बता दिया। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो कुक्कुट पालन जब हमारे झारखंड के किसान भाई करें तो जगह का चयन कैसे करना चाहिए? जगह का चयन मेनली इस पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का फार्मिंग करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें जगह आप अपने, जैसे घर है तो घर के पीछे जो जगह होता है तो उसमें छोड़ देते हैं पक्षी को, तो जो है दिन भर जो है ग्रेजिंग करती है, वो दाना चरती है। रात में आके आप घर में उसको रख सकते हैं। तो वहाँ तक कम स्पेस चाहिए। लेकिन आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं, व्यावसायिक
तो उसको जो है गांव से दूर रखना होगा, क्योंकि पोल्ट्री में जो है ड्रॉपिंग से अमोनिया गैस निकलता है और उससे महक ज़्यादा होता है। तो गांव वाला का कंप्लेन भी हो सकता है यदि आप नज़दीक में फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए जो है सतह से थोड़ा घर जो है ऊंचा होना चाहिए, रास्ते का कनेक्शन होना चाहिए, जैसे रोड का कनेक्शन, क्योंकि चिक्स लाने के लिए ले जाने के लिए रास्ता चाहिए, फिर फीड लाना है, मेडिसिन, बहुत सारा वेटनरी ट्रीटमेंट सब होता है। उसके बाद जो है बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सुथरा पानी की व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद जो है लेबर जो है इजीली अवेलेबल हो जाए, तो इसे आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है तो उसके लिए आप घर में ही जो है या तो वुडन का बॉक्स बना दे या बांस का बॉक्स बना के आप या मिट्टी का बना के जो है घर में ही पालन कर सकते हैं। एक बंद व्यवस्था रूम होनी चाहिए जिसमें कि वो रह सके, बैठ सके। हाँ, जिसमें कि चूहा सबका नहीं उसमें आना जाना हो, या फिर बिल्ली सब आके नहीं मारे, क्योंकि बिल्ली सब प्रेडेटर का काम करते हैं। पक्षियों की तो दुश्मन है बिल्ली। हाँ। और मौका जब मिलता है उस पर अटैक करती है जी। और जैसे खासकर मुर्गी को पकड़ सकती है, बटेर को पकड़ सकती है, कबूतर को पकड़ सकती है, और इतने हल्के पांव चलती है कि चिड़िया को भी मालूम नहीं चलता है, और चिड़िया को भी बिल्ली पकड़ लेती है। ये सबसे बड़ी ताजुब की बात है। और इसमें कह सकते हैं कि बिल्ली में इतनी स्फूर्ति होती है कि एक पक्षी को भी आहट नहीं मिलता है कि बिल्ली हमारे पर आक्रमण करने आ रही है, इसीलिए उससे किसी तरह से बचा जा सके। जी, इसीलिए घर का व्यवस्था करते हैं उसको बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, अभी आपने कुक्कुट पालन के लिए जगह का चयन के बारे में बताया, और ये बात देखिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप कुछ भी ऐसा व्यवसाय करते हैं कि आपके गांव के घर के आसपास किसी को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि उसके जो बीट होते हैं उसमें बदबू ज़्यादा होता है, अमोनिया गैस निकलता है, तो ये सब किसी को इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। हम अपना स्वार्थ के लिए दूसरे को परेशान ना करें, ये पहली। छोटे स्केल पे तो घर पे सही है, जैसे कि 50 या 25 पक्षी हो तो साथ में आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हो, उससे 200-250 से ज़्यादा हो तो फिर अलग से डिजाइन घर का चाहिए, प्लस दूर होना चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर दिनेश कुमार जी आप ये बताइए कि जगह का चयन तो हम लोगों ने कर लिया छोटे पैमाने पर कुक्कुट पालन के लिए, अब इनके आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बताएं। आवास इस तरह हो कि ज़मीन जो नॉर्मल है उससे ऊंचा होना चाहिए, ताकि चूहा या अदर प्रीडेटर जो है नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जो है आवास जो है सूखा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए आवास। उसके बाद जो है आवास जहाँ भी हम व्यवस्था करते हैं उस पर जो है उसका बेडिंग मटेरियल रखते हैं, वो हमेशा सूखा रहना चाहिए। उसके बाद वो चारों तरफ से जैसे कि आवास बनाते हैं तो उस समय में अपने यहाँ तो ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे क्या कर टेम्परेचर ज़्यादा डीप नहीं जाता है, नहीं ज़्यादा जाता, मीडियम में रहता है टेम्परेचर। तो उसके कारण जैसे दीवार बनाएंगे तो जालीदार दीवार हो ताकि वेंटिलेशन अच्छा से आए, उसमें रोशनी पर्याप्त होना चाहिए। जब हम डिज़ाइन करते हैं घर का तो पूरब से आपका जो है पश्चिम की ओर जो है लॉन्ग एक्सेस होना चाहिए, ताकि वो जो आपका जो शेड रहता है तो उसके कारण धूप जो है पोल्ट्री को नहीं लगे। अच्छा, उसका टेम्परेचर अंदर का मेंटेन होना चाहिए। जी। इस तरह से जो है हम व्यवस्था करते हैं। और पानी इस तरह रखते हैं वाटर में कि वो नीचे नहीं गिरे वाटर से, नहीं तो वो गीला हो जाएगा बेडिंग मटेरियल, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया का उस पर ग्रो हो जाए, इन्फेक्शन हो, फंगस का इन्फेक्शन हो। तो इस तरह से हम व्यवस्था करते हैं कि पूरा वो सूखा होना चाहिए। आपके कहने के अनुसार जो कुक्कुट का आवास होना चाहिए बिल्कुल रोशनीदार, हवादार और बिल्कुल जो उसका फर्श है जी सूखा होना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे यदि उसको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, परेशानी रहेगी, टेंशन में रहेगी, तो उसका जो मांस का ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगा, कम ग्रोथ होगा वो। और वो उसमें जो अपेक्षाकृत जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे हमें इतना मुनाफा होगा, इतना उसका वजन बढ़ेगा, वो कम हो जाएगा। जी, घर का मेनली इस तरह व्यवस्था हो कि वो कंफर्ट महसूस करे, आराम महसूस करे। हाँ, तभी उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छा होगा। और स्ट्रेस में रहेगा तो ग्रोथ रेट कम होगा, दिक्कत होती है। जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कुक्कुट पालन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुक्कुट पालन कब शुरू करना चाहिए? जैसे कि ये आप पे निर्भर करता है कि किस सीजन में मौसम कैसा रहता है, उसके अनुसार हम चुनाव करते हैं कि कब स्टार्ट करें। जैसे कि विंटर में हम ठंडा के मौसम जब शुरू करते हैं तो उस समय में अत्यंत
अधिक कम टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण जो है उसका डेथ रेट बढ़ जाता है। तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप मांस पर्पस के लिए कुक्कुट का पालन कर रहे हैं तो ये फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में आप स्टार्ट कर सकते हैं। चूजा ले आके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे लेयर के लिए स्टार्ट करना है अंडा देने के लिए, तो अंडा देने के लिए ज़्यादा दिन तक रखना होता है। 25 वीक से स्टार्ट होता है देसी बर्ड में अंडा देना, और जो क्रॉस ब्रीड है या कमर्शियल बर्ड्स है उसमें आप 18 वीक से स्टार्ट हो जाता है सप्ताह से अंडा देना। तो आप मार्च फर्स्ट वीक से ये सब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में डेथ रेट कम होता है और आपका टेम्परेचर बढ़ता है मेनली जून जुलाई अगस्त में, और ह्यूमिडिटी गर्मी बढ़ती है। हाँ, तो उस समय तक आपका पक्षी जो है बड़ा हो जाएगा। और यदि मांस पर्पस के लिए आप यूज करते हैं तो 6 वीक में आपका मार्केट रेट पे पहुंच जाएगा। आप 6 वीक में आप उसको बेच भी सकते हैं। जी जी। तो इसीलिए आप जैसे कि फर्स्ट वीक में स्टार्ट करते हैं तो आप 2 महीने में आप बेच सकते हैं इसको, अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक में आप बेच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि नया चिक्स और चूजा का प्रबंधन कैसे करें। जैसे आप प्लान करते हैं कि हमको स्टार्ट करना है, नया लॉट लाना है, तो इसके नज़दीक जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी कॉलेज में एक ब्रीड डेवलप किया गया है झारसिम। तो आप पहले से वहाँ पे कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं कि हमको स्टार्ट करना है, हमको 50 चिक्स चाहिए। अच्छा अच्छा। या फिर 100 चिक्स चाहिए। आप पहले से जितना ऑर्डर पहले से बुक कीजिएगा उतना चिक को हैचिंग उस डेट में आपको सप्लाई कर देगा। ठीक है ठीक। तो आप अचानक बोलिएगा तो सप्लाई तो नहीं होगा, कहीं भी ऐसा अचानक कोई भी डिमांड करने से नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा निकलने में जो 21 से 22 दिन टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। तो आप जितना पहले बोलिएगा उसके अनुसार आप जो है कि यहाँ अवेलेबल करवा दिया जाएगा वो चिक्स। ये प्रबंधन आपके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जी हो जाता है जी। और इसके लिए मैंने मिनिमम कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है। मिनिमम 25 दिन पहले आप दीजिएगा, तो क्योंकि 21 दिन टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। 25 दिन पहले आप दे के जो है आप बुक करवा सकते हैं। जी जी। या फिर प्राइवेट सप्लायर सब भी है, जैसे कि वेंकी का हो गया आपका, तो चिक्स जो है वो प्राइवेट में भी जो है वो बेचते हैं। आप यदि उसको कॉल करके बुक कर लेते हैं तो आपको फीड भी दे देगा वो और चिक्स भी दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, ब्रूडिंग के बारे में कुछ सुना है लेकिन जानकारी हमें उसकी नहीं है, तो आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि ब्रूडिंग क्या है और इसे कैसे करें। ब्रूडिंग एक्चुअली क्या है कि जैसे आप नया चिक्स को बच्चा को लाते हैं तो उसका फीदर जो है वो डेवलप नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो ठंडा का कारण हो सकता है उसका मोटिलिटी बढ़ जाए, तो उस दिशा में बाहर से जो है हम टेम्परेचर देते हैं उसको। तो जो टेम्परेचर देने की जो क्रिया है उसको हम ब्रूडिंग बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो नया चूजा रहता है, उसका जो है डेवलप नहीं रहता है पंखा, तो बाहर में वो एडाप्ट नहीं कर सकता है। तो ब्रूडिंग एक होपर होता है, उसमें बल्ब लगाते हैं हम 60 वाट का, जैसे कि एक बर्ड्स को 2 वाट चाहिए, एक पक्षी को उसकी गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए, बल्ब से गर्मी चाहिए। जी। और एक वो चूजा को 2 वाट चाहिए। तो जैसे आप 20 चूजा लाए हैं तो 20 चूजा के लिए आपको 40 वाट का बल्ब लगाना है। 30 चूजा लाए हैं तो 60 वाट का बल्ब लगाना है। बल्ब जो है फर्श से जो है 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, और चारों तरफ से जो है आप कार्टून से उसको घेर दीजिए, बीच में जो है पेपर बिछा दीजिए, उस पर दाना छिड़क दीजिए, और वाटर पानी पीने के लिए एक वाटरर रख देते हैं और फीडर रख देते हैं, ऊपर में बल्ब रहता है। तो उस टेम्परेचर से जो है उसको ब्रूडिंग भी होगा और खाना भी स्टार्ट कर देगी वो। अच्छा अच्छा। तो मतलब ब्रूडिंग के साथ साथ उसका भोजन पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, और ये ब्रूडिंग डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए पक्षी को पाल रहे हैं। जैसे कि मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं तो आप 6 वीक के बाद उसको बेचिएगा, तो ब्रूडिंग 1 से 2 वीक करते हैं। यदि आप अंडा के लिए पाल रहे हैं तो मिनिमम जो है 4 से 5 वीक तक जो है ब्रूडिंग करना होता है। जी जी। क्योंकि 4 से 5 वीक में उसका पूरा फेदर जो है डेवलप हो जाता है। डॉक्टर साहब, पर्पस दोनों ही रहता है, अंडा से चूजा निकालना और अंडा को भी बाजार में बेचना, और चूजा को बड़ा करके उसको मुर्गी के रूप में बेचना, मांस के रूप में बेचना। और मेल को आप बेच सकते हैं मीट पर्पस के ये लिए। उद्देश्य दोनों ही रहता है, क्योंकि अंडा का कीमत मान लीजिए आपको 5 से 10 रुपया मिल रहा है, तो वहीं आपको फिर चूजा का कीमत भी अच्छा मिलता है बाजार में। यदि किसी और को आवश्यकता है 50 रुपये मिलता है जी चूजा बिल्कुल देसी। उसी तरह यदि चूजा बड़ा हो जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा उसकी मांग भी बढ़ती जाएगी और उसका डिमांड भी बढ़ती जाएगी और उसका कीमत भी बढ़ता जाएगा, अच्छा मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब, कुक्कुट में कुछ अलग अलग नस्ल भी होता है क्या, नस्ल? हाँ, ये आप सही क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि
किस उद्देश्य से आप पालन कर रहे हैं उस पर नस्ल डिपेंड करता जी है। हाँ। जैसे कि आप अंडा के लिए मेनली यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे व्हाइट लेगहॉर्न जो है आजकल 310 से लेकर 320 तक भी अंडा देखा गया है कि पर साल वो देती है। तो ये हो गया। उसके बाद डुअल पर्पस होता है, यानी कि आप उसको मीट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और अंडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि रोडे इजलैंड रेड है और अपने इंडिया में भी बहुत सारा डेवलप किया गया है, जैसे कि ग्राम प्रिया है, ग्राम लक्ष्मी है, निर्भयक है, कीरी ब्रो है। तो ये सब जो है ब्रीड जो है झारसिम ब्रीड हम जैसे बताया कि अपनी यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ है। तो ये सब डुअल पर्पस ब्रीड है। ये साल में आपको 160 170 अंडा भी देती है, साथ में आप इसको जो है मीट पर्पस के लिए भी बेच सकते हैं। बिल्कुल, पर्पस तो दोनों ही होना चाहिए, अंडा भी, चूजा भी, और उसका जो बड़ा होने के बाद उसका मीट, ये 3 पर्पस हो गया। हाँ, और आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में जो है ये डुअल पर्पस जो है बहुत अच्छा सूटेबल है फार्मर सब के लिए। जी बिल्कुल। और इसका रेट भी मार्केट में 400 450 के आसपास में जो है मिलता है पर पक्षी। और इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को अधिक से अधिक आमदनी हो, मुनाफा हो, चाहे वो कोई भी कार्य करें, कृषि का कार्य करें, चाहे वो पशुपालन करें, चाहे मुर्गी पालन करें या कुक्कुट पालन करें। थोड़ा सा फिर एक बार कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, कुक्कुट और मुर्गी में क्या थोड़ा अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुक्कुट जैसे हो गया आपका कि पालतू पक्षी, इसमें सभी तरह का पक्षी आ जाता है जिसको हम पालते हैं मेनली अंडा और मीट के लिए। उसमें जैसे कबूतर हो गया आपका, डक हो गया, बत्तख हो गया आपका, मुर्गी हो गया आपका, बटेर हो गया, तीतर हो गया, और जैसे कि पोल्ट्री बोलते हैं तो सिर्फ मुर्गी। हाँ, सिर्फ मुर्गी हो गया आपका उसमें। अच्छा, जैसे बाजार में जाकर ये कहें कि हमको कुक्कुट चाहिए तो क्या समझ में आएगा बेचने वाले को? वो पहला फोकस जाता है मुर्गी पे ही जाता है ना बात सही? पहला फोकस मुर्गी पे ही जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत सभी तरह के पक्षी आते हैं जिसको हम अंडा और मीट के लिए रखते हैं। ऑल ओवरऑल जिसको बोलते हैं कुक्कुट। हाँ, कुक्कुट बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो है पोल्ट्री बोलते हैं। अच्छा, पोल्ट्री। हाँ, बड़ा ग्रुप है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन में क्या समानता है या क्या अंतर है। तो हम सोचे कि आप आज बैठे हैं तो आपसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि अपने राज्य में जो है अभी बहुत ही पीछे हैं हम लोग मुर्गी पालन में, क्योंकि पर व्यक्ति जो है यहाँ पे 23 अंडा अवेलेबिलिटी है एक साल में। एक व्यक्ति को 23 ही अंडा मिलता है अपने देश 23। हाँ, बस 23 अंडा अपने राज्य में जी। जबकि अपने देश में जो है टोटल 180 जो है अंडा चाहिए पर व्यक्ति पर साल, पूरा न्यूट्रिशन हेल्दी रखने के लिए, प्रोटीन का न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि उसको माल न्यूट्रिशन नहीं हो। इसलिए इसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने राज्य में जो है बाहर से जो है आयात करते हैं, अंडा बाहर से मंगाना पड़ता है। अंडा मंगाते हैं, मुर्गी मंगाते हैं, मीट को ज़्यादातर देखा जाता है साउथ से अंडा ज़्यादा आता है। आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 है। जी। आपका अंडा पालन में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है अंडा का वहाँ पर। अपने देश का जो है अंडा पालन में तीसरा नंबर है। टोटल 192 बिलियन जो है अंडा पर साल जो उत्पादन होता है। जी डॉक्टर साहब, आपके कहने का उद्देश्य लगता ये हुआ कि झारखंड में जितने मात्रा में अंडा का उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि जैसा कि आपने बताया कि आंध्र प्रदेश से आयात करना पड़ता है, अंडा मंगाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, कुक्कुट पालन की जब बात कर रहे हैं तो चाहे आप गौ पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, सूकर पालन कीजिए, तो सबके लिए खान पान, आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसी तरह कुक्कुट पालन में खान पान या कहा जाए आहार की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि जो कुक्कुट है सब स्वस्थ रहे, जीवित रहे, और उससे जो लोगों को अच्छा उत्पादन मिलना चाहिए वो मिले। जी, सही क्वेश्चन आप ये पूछे हैं, क्योंकि किसान भाई को ये बहुत सारा जानकारी नहीं रहता है। जनरली किसान भाई जो है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, छोटा लेवल पे करते हैं, तो 20-25 पक्षी रहता है, एक साथ में रहता है, तो वो छोड़ देते हैं कि ये बाहर ही चर के जो है अपना पूरा कर लेते हैं खाना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा उत्पादन अंडा का चाहिए, अच्छा मांस का उत्पादन चाहिए, उसका अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो उसको आपको जो है दाना भी खिलाना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए दाना भी खिलाना पड़ेगा। तो आप घर में जितना कि जैसे कि बहुत सारा घर में दाना होता है जो अपना लोग खाते हैं,
सीरियल ग्रेन्स में जैसे कि मक्का हो गया, आपका गेहूं का टूटा हुआ हो चावल गया, हो चावल का टूटा हुआ हो गया, बार्ली हो गया, आपका जई हो गया, आपका ये सब हो गया आपका सीरियल्स में। उसी तरह आपका जो है खली में हो गया, सरसों का खली या फिर सोयाबीन का खली हो गया, ग्राउंडनट का खली हो गया, किशमिश का खली हो गया। इस सब को आप यदि मिक्स करके इसमें नमक और मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं और यदि देते हैं पक्षी को, तो उसका ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा होगा, अंडा का उत्पादन ज़्यादा होगा, मांस का उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो है सभी तरह का एनर्जी मिलता है उसको, प्रोटीन मिल जाता है, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, सब कुछ मिलता है उसमें। और यदि आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो दिन में तो बाहर में चढ़ेगी वो, ठीक है, लेकिन रात में जब वो आती है अपने घर में तो आप उसमें एक बल्ब का व्यवस्था कीजिए कि रोशनी रहेगा। जब तक रोशनी जलेगा तभी वो खाती है। पक्षी में एक आदत है वो, अच्छा अच्छा, जब तक रोशनी जलता है तब तक वो खाती है, फिर रोशनी बंद, अच्छा अच्छा, तो फिर खाना छोड़ देती है। खाना छोड़ देगी आराम करने में। हाँ, तो आप यदि 40 वाट का बल्ब दे सकते हैं, लगा सकते हैं, और जो दाना बनाए हैं वो रात में दीजिए, और साफ़ पानी का हमेशा व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो रात में जितना भी दिन में नहीं कम पूरा हुआ है न्यूट्रिशन, वो रात में खाना खा के वो पूरा कर लेगी। अच्छा अच्छा, और ये पक्षी में एक ये भी है आदत मुर्गी में कि वो जितना रिक्वायरमेंट होता है, जितना डिमांड होता है उतना ही वो खाती है वो। तो वो रेगुलेट कर लेती है कि कितना खाना है या नहीं खाना है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, अभी आपने 40 वाट के बल्ब के बारे में बताया कि वो बल्ब 40 वाट का बल्ब जलेगा तभी वो दाना खाएगी। हाँ, रोशनी रहेगा, यानी रोशनी रहेगा होना तभी चाहिए। खाएगी। तो एक बात और भी बताइए कि क्या ये रोशनी जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में चाहिए? ये रोशनी सभी मौसम में चाहिए, लेकिन जब ठंडा का मौसम होता है तो इसका वाट जो है बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हीट जो है थोड़ा मिलना चाहिए। जी। हाँ, और ये निर्भर करता है कि ये आप किस ग्रुप के पक्षी के लिए दे रहे हैं। जैसे कि चूजा के लिए दे रहे हैं तो ज़्यादा वाट चाहिए, 2 वाट अभी बोले कि पर चूजा चाहिए। जी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो एडल्ट, तो उसको 1 वाट चाहिए। तो जितना बर्ड्स है उतना वाट का आप लगा के जो है आप यूज कर सकते हैं। रोशनी होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि चाहे वो चूजा हो चाहे बड़ा पक्षी हो, सब के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसको हम लोग व्यावसायिक कुक्कुट प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो सब बिल्कुल सिस्टम से, तरीके से होना चाहिए। जी। और आहार के बारे में जैसा कि आपने मिनरल मिक्सचर बनाकर खिलाने के लिए कहा, जी, मिक्स करके। हाँ, तो इससे उनमें क्या फ़ायदा होगा? जैसे मिनरल मिक्सचर, आप जैसे कि आप बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करते हैं या किसान है जनरली बैकयार्ड में फार्मिंग करते हैं, तो वो अपना पूरा न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में नहीं ले पाते हैं। अच्छा अच्छा। और यदि मिनरल मिक्सचर हम दाना में मिक्स करके देते हैं तो उसको जो है सभी तरह का अवयव मिल जाता है, तत्व मिलता है, जिसके कारण पोषक तत्व उसको मिलना चाहिए। हाँ, वो मिल जाता है जिसके कारण उसमें कमी नहीं होता है, और उसका पोषक तत्व मिलने के कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। जी। और उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। अच्छा। जिस ग्रोथ रेट बढ़ेगा आपका तो मार्केट रेट जल्दी पहुंच जाएगा, तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं बर्ड्स का। बिल्कुल सही। या फिर एडल्ट मैच्योरिटी एज में पहुंच जाएगा तो अंडा जल्दी देना शुरू कर देगी वो। अच्छा, कुक्कुट के लिए बाजार से क्या क्या आहार खरीदने की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा अभी बात बोले हैं। जैसे कि आप व्यावसायिक फार्म कर रहे हैं कुक्कुट का, लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, जिसमें 200 पक्षी से ज़्यादा हो, या 2000 का चिक्स हो, तो आप क्या कहते हैं कमर्शियल फीड भी खरीद सकते हैं कंपनी से। इसीलिए पूछा मैंने। हाँ, तो उसमें बहुत तरह का आता है फीड। जैसे कि आप बॉयलर के लिए कर रहे हैं, जिसका कि मार्केट एज जो है 6 सप्ताह तक है, तो उसमें इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है 2 तरह का होता है, ग्रोअर राशन और फिनिशर राशन। तो दोनों का जो है प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। एक में 22% प्रोटीन, एक में 20% के आसपास में प्रोटीन रहता है। तो इस तरह से आप या तो कमर्शियली खरीद लीजिए, या फिर छोटे लेवल का जो किसान है वो अपने घर में बना सकते हैं। जैसे अभी बताएं कि मक्का हो गया आपका, या फिर गेहूँ का टूटा हुआ, चावल का टूटा हुआ हो गया, ये ज्वार हो गया आपका, जैसे कि खली हो गया, वो आप यूज करते हैं। सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट यूज कर सकते हैं, व्हीट ब्रान यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रान यूज करके उसमें नमक 0.5% रहता है, और मिनरल मिक्सर जो रहता है उसको मिक्स करके आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो माइक्रोटॉक्सिन को कैसे पता किया जा सकता है? हाँ, ये आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछें, क्योंकि फार्म किसान भाई जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आप पालन करते हैं, पक्षी का पालन करते हैं, तो उसमें जैसे कि आप दाना देते हैं या कुछ मक्का देते हैं, तो देखिएगा कभी कि बारिश के मौसम में
वो जो है कभी कभी काला काला हो जाता है, फफूंद लग जाता फफूंद है। लग जाता है, जी जी। हाँ, तो वो जो है पक्षी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा ही मात्रा बढ़ता है तो उसका डेथ हो जाता है वो। जैसे आप वो फफूंद वाला खिलाते हैं तो लीवर में जाकर टॉक्सिसिटी सीधा करता सा है। कहा जाएगा कि फूड पॉइजनिंग। हाँ, पॉइजनिंग हो जाता है और डेथ हो जाता है। जी, जी। सबसे ज़्यादा आपका तो डक होता है, हाँ, उसमें 3 ppm लेवल होता है, तभी वो उसका डेथ हो जाता है। पोल्ट्री में 20 ppm है, या एटलीस्ट मुर्गी में। तो आप देखिए कि ग्रेन जो आप खिला रहे हैं दाना, वो सूखा होना चाहिए, वो गीला या काला कलर का या फफूंद उसमें लगा होना बिल्कुल नहीं ड्राई होना होना चाहिए। चाहिए, सही बस कहा, इस तरह जी। से आप देख के बता सकते हैं कि, और जैसे कि बोरा में है तो हाथ डाल के देख सकते हैं कि वो गर्म तो नहीं है, कहीं फफूंद लगता है, मॉइस्चर रहता है तो गर्म हो जाता है वो। तो आप उसको हाथ में लेके मुट्ठी में आप चेक कर सकते हैं, या फिर हाथ डाल के चेक कर सकते हैं कि गर्मी तो नहीं उत्पन्न हुआ है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रोटॉक्सिन का बचाव कैसे करें यदि इस तरह का हो जाए तो? हाँ, ये आप जो है उसको जो भी दाना खिला रहे हैं, सबसे पहले उसको धूप में अच्छा से सुखा दीजिए, या धूप में सुखाने के बाद उसको आप ग्राइंड करके दे सकते हैं। नहीं, आप देख लें कि यदि उसमें लगा हुआ है तो धूप में सुखाने के बाद उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपको मक्का जो है 5 किलो देना है, तो उसको मक्का को 2 किलो ही करके और उसमें अन्न अवयव मिला करके उसको डाइल्यूट कर देंगे तो उसका लेवल जो है घट जाएगा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सोडियम बेंटोनाइट, ये सब जो बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं माइक्रोटॉक्सिन को जो है रोकने के लिए। जी, टीकाकरण की काफ़ी चर्चा चलती है डॉक्टर साहब, जिससे कि पशु या पक्षी स्वस्थ रहे। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि व्यावसायिक कुक्कुट पालन एवं उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को कुक्कुट पालन व्यावसायिक प्रबंधन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान, जोहार। जोहार।